Hello everyone, welcome back to this session. In the last video we talked about RMP. हमने बात की थी RMP की, right? RMP of डिफरेंट न्यूरॉन्स की बात की थी हमने, स्केलेटल मसल की, एंड हमने बोला था कि आरएमपी दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, और वो दो चीज़ें क्या है, एक तो है आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और दूसरा है परमेबिलिटी, राइट? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हर एक आयंस का कितना कितना होता है, एक बार वैल्यूज़ याद कर लेना प्लीज़. इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम, लेट्स से क्लोराइड, देन यू हैव पोटेशियम, और उसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम की. नाउ अंडरस्टैंड, दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है. एक तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ की तरफ है. पहली चीज़ हमने बोला था कि सोडियम बाहर ज़्यादा है, क्लोराइड भी बाहर ज़्यादा है, कैल्शियम भी बाहर ज़्यादा है. नाउ अंडरस्टैंड, ये सोडियम और कैल्शियम दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है. अगर दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है और उनका ग्रेडियंट जो है वो टूवर्ड्स इनवर्ड है, दैट मीन्स दे वांट टू कम इनसाइड द सेल एज सुन एज देयर चैनल्स आर ओपन, राइट? उनका डिफ्यूजन सेल के अंदर होगा. इफ पॉजिटिवली चार्ज आयन कमिंग इनसाइड द सेल विल मेक द सेल पॉजिटिव. वो सेल का कैसे पोटेंशियल किस तरफ चेंज करेगा? टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. ओके, सो इन दोनों के पहले हम लगाएंगे पॉजिटिव साइन. ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं पोटेशियम की एंड क्लोराइड की, नाउ पोटेशियम पहली चीज़ ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, बट ये अंदर ज़्यादा है, तो जैसे ही चैनल ओपन होंगे वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, राइट? अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर सेल छोड़ के बाहर जा रहा है अपनी पॉजिटिविटी लेके, सो सेल विल बी नेगेटिव. ठीक है, अब क्लोराइड की बात करते हैं. बाहर ज़्यादा है बट इट इज़ नेगेटिवली चार्ज आयन. नेगेटिवली चार्ज आयन है जो कि अंदर आने की कोशिश करेगा. जैसे अंदर आएगा अपनी नेगेटिव चार्ज भी साथ में लेके आएगा और सेल को फिर से नेगेटिव बनाएगा. सो ये दोनों नेगेटिव बनाते हैं. अब वैल्यूज़ कुछ याद करनी है आपको. वैल्यूज़ है प्लस जो सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है +60 MV, जो क्लोराइड का होता है दैट इज़ -70 MV, जो पोटेशियम का होता है दैट इज़ -90 MV, एंड कैल्शियम की गिनोंग में ही बहुत सारी रेंजेस दी हुई है, बोरॉन में रेंजेस दी हुई है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ रेंज, देयर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू, राइट? सो यू कैन रिमेंबर +110 टू +130 MV. 110 से लेके 130 तक अगर कुछ एक वैल्यू चूज करनी हुई, सो गो विथ +130. ओके, गो विथ +130 MV. ओके, दैट इज द बेटर वैल्यू. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. बस साइन का ध्यान रखना कि साइन डिपेंड करता है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है. और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोला तो डेफिनेटली आप वो आपके नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चेंजेस इन द RMP. अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं. सपोज करो न्यूरॉन का RMP लिया हमने. कितना था न्यूरॉन का RMP? +70 MV, राइट? अगर इस +70 को मैंने स्टिमुलस दिया, कोई भी पॉजिटिव स्टिमुलस, लेट्स से +5 का स्टिमुलस दे दिया मैंने, राइट? तो क्या होगा, ये -70 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा. कितना पॉजिटिव? -65. इट विल रीच अप टू -65. ठीक है, सो सपोज करो यहाँ पे मैंने स्टिमुलस दिया कितना, यहाँ पे अगर मैंने -5 MV का स्टिमुलस दिया तो व्हाट विल हैपन, कुछ चेंज होगा पोटेंशियल में. एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस होगा, लोकली उस एरिया में कुछ पोटेंशियल चेंज होगा, राइट? एंड वो चला जाएगा प्लस की तरफ. कितना? लेट्स से +5 का मैंने स्टिमुलस दिया था तो इट विल गो इन अप टू -65 MV. ओके, अगर मैंने सपोज करो दिया स्टिमुलस कितना, +10 का. ओके, +10 का स्टिमुलस दिया तो ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा -60 तक, राइट? सो व्हेन आई गिव द स्टिमुलस ऑफ +10, वहाँ पे फिर एक लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और वो -10 तक जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरे एग्जाम्पल में सपोज करो मैंने एक नेगेटिव स्टिमुलस दिया, राइट? लेट्स से -10 का दिया, राइट? सो ये -70 से -60 तक आए, -80 तक जाएगा, राइट? -70 से वो -80 में जाएगा, विच इज़ मोर टूवर्ड्स नेगेटिव. अगर मैंने और एक डिपोलराइजिंग स्टिमुलस दिया यहाँ पे, विच वॉज लेट्स से -20 MV,
तो क्या होगा, अब ये -70 से -90 की ओर जाएगा. दैट मीन्स दीज पोटेंशियल्स आर मेकिंग द सेल पोलैरिटी मोर नेगेटिव. जब भी RMP से मोर नेगेटिव में जाते हैं, वी कॉल इट एज हाइपर पोलराइजेशन. And these stimulus, they are going away from its normal polarity, normal negative polarity, so they are depolarizing stimulus. Now understand, जब भी depolarizing stimulus हम किसी synapse में देते हैं, राइट अगर हम साइनेप्टिक एरिया की बात करें तो साइनेप्टिक एरिया क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, राइट. जब दो न्यूरॉन्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है या जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, राइट. जो कनेक्शन होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं. अगर डीपोलराइजेशन स्टिमुलस वहाँ पे दिया तो कुछ लोकल पोटेंशियल चेंज हुआ, उसी को हम बोलेंगे EPSP. क्या है EPSP? EPSP ये है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. जब हाइपर पोलराइजेशन की बात करते हैं हम, तब इट विल बी प्रोड्यूसिंग IPSPs, राइट. अब ये IPSP क्या है? दिस इज नथिंग बट इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. जो भी चेंजेस होते हैं हमेशा पोस्ट साइनेप्स पे ही होते हैं, राइट. सो इट इज गोइंग टू हैपन एट पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. सो ये जो चेंजेस है, रिमेंबर ये लोकल चेंजेस हैं. अभी तक इन्होंने एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस किया है. लोकल चेंज किया और वो डीके हो गए, डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आया उनका, ठीक है. वो स्टेबल जाके पीक तक नहीं गए, राइट. उतना ही चेंज हुआ जितना होना चाहिए था और वापस आ गए, राइट. दैट इज द लोकल पोटेंशियल. सो जब भी RMP में चेंज होता है जो कि थ्रेशोल्ड से कम स्टिमुलस पे हो रहा है, उसको हम बोलेंगे लोकल पोटेंशियल. टू दैट पोटेंशियल वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लोकल पोटेंशियल. वो कभी भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करेगा. जितना स्टिमुलस दिया है वहां तक जाएगा और वापस आ जाएगा. दैट इज योर लोकल पोटेंशियल. ओके. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट आयंस? अलग अलग आयंस अलग अलग इफेक्ट डालेंगे लोकल पोटेंशियल पे. लोकली प्रोड्यूस हो रहा है और जितना ज्यादा स्टिमुलस दोगे, +5 दिया तो +5 का चेंज आया, +6 दिया तो 6 का चेंज आया, +10 दिया तो 10 का चेंज आया, राइट. सो इनके अलग अलग ग्रेडेशन हो रही है. जितना ज़्यादा स्टिमुलस दे रहे हो उतना ज़्यादा उनकी ग्रेडेड पोटेंशियल आ रही है. सो दैट्स वाई दीज लोकल पोटेंशियल्स, इन्हीं को बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल, राइट. और काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ पे जो कि टोनिक है, जो कि ग्रेडेड है. सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल. It is not an action potential, remember, but it is the graded potential or electrotonic potential. Okay, so that is going to happen. अब देखते हैं different ions का इस पे इफेक्ट क्या होता है. सपोज करो मैंने कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन दिया, लेट्स से सोडियम. अगर मैंने चैनल्स ओपन किए सोडियम के तो क्या इफेक्ट होगा? ना रिमेंबर, अगर सोडियम के चैनल्स ओपन कर दिए तो सोडियम बाहर ज़्यादा है, अंदर आने की कोशिश करेगा और सेल को कैसा बनाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो खुद भी पॉजिटिव है और वो सेल के अंदर आ रहा है, राइट. सो पॉजिटिवली चार्ज आयन कमिंग इनसाइड द सेल विल मेक द सेल पॉजिटिव, राइट. सो ये क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा EPSP, दैट इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. इसका फायदा क्या है जानने का कि EPSP प्रोड्यूस कर रहा है चाहे IPSP प्रोड्यूस कर रहा है? बिकॉज इसके हेल्प से हम ड्रग्स बना सकते हैं. नाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू मेक अ ड्रग्स. For example, let's say some neurotransmitter. N से N याद रखना, N से सोडियम, N से NMDA रिसेप्टर्स. जब हम NMDA रिसेप्टर्स की बात करते हैं जो कि मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, स्पेशली हिप्पोकैम्पस में पाए जाते हैं. सो ये NMDA रिसेप्टर्स में कुछ लोकल चेंजेस होते हैं. जैसे आप सेरेबेलम के नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, राइट. तो NMDA रिसेप्टर क्या करता है? आपके EPSPs बनाता है, right, and those EPSPs will be releasing glutamate. जब भी EPSPs बनते हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है विच इज ग्लूटामेट, जो जाके इस NMDA रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द मेमोरी फॉर्मेशन. एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं इनिबिशन का. मैंने अभी बताया कि हम इसको ड्रग्स के लिए यूज कर सकते हैं. अगर मैंने सोडियम चैनल को इनहिबिट किया तब क्या होगा? सोडियम चैनल को अगर करा इनहिबिट तो क्या एक्शन पोटेंशियल बन पाएगी?
नहीं। अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं बन पाई लेट्स से किसी सेंसरी न्यूरॉन में, तो क्या सेंसेशन मुझे फील होगी? नहीं। सो आई कैन यूज दैट एज लोकल एनेस्थेटिक. सो इनहिबिट sodium channel, we can use it as local anesthetics. लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं आपके सोडियम चैनल्स को, एंड इसका हम यूज़ कर सकते हैं डे केयर सर्जरीज में, राइट. देन सेकेंड आते हैं कैल्शियम पे. कैल्शियम का क्या इफेक्ट होता है? नाउ अंडरस्टैंड, कैल्शियम अगेन बाहर ज़्यादा है, अंदर आएगा. कैसा आयन है? पॉजिटिवली चार्ज. क्या करेगा? सेल को बनाएगा पॉजिटिव. सो द पोलैरिटी विल शिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव. इसकी पोलैरिटी शिफ्ट होगी कहाँ पर? टूवर्ड्स पॉजिटिव, राइट. सो ये भी ईपीएसपीज प्रोड्यूस करवाएगा. इसका क्या फ़ायदा है या इसका रोल क्या होता है? पहले फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. जब हम पेन की बात करते हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड में स्पेशली हम बात करते हैं रेक्स्ड लैमिना की, और उस रेक्स लैमिना में लैमिना नंबर 2 होता है जब, जो कि बोला जाता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा. इसको बोलते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा. शॉर्ट फॉर्म में आई एम राइटिंग इट एज एसजी. इसमें क्या होता है? कैल्शियम एंट्री होती है एंड इट इज़ गोइंग टू स्टिमुलेट द पेन रिसेप्टर्स, रिमेंबर. ठीक है. सो पेन कैरिंग में ये बहुत हेल्प करता है. सेकेंड चीज़, अगर हमने इसके इनहिबिटर्स दे दिए, लेट्स से इसके इनहिबिटर्स दे दिए, क्या बोलोगे? कोई कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, सो वी कैन कॉल इट एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, राइट. सो CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. एग्जाम्पल लिल्टियाजिम, वेरापामिल, ये सब क्या है? स्पेशली एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स है, राइट. दीज आर एंटी एरिथमेटिक और एंटी एरिथमिक ड्रग्स. ठीक है. ये क्या कर रहे हैं? कैल्शियम के एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं. दैट मीन्स ईपीएसपीज को ब्लॉक कर रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा डिपोलराइजेशन हो रही थी उसको वो ब्लॉक कर रहे हैं. स्पेशली कैल्शियम एल चैनल्स को वो ब्लॉक करते हैं, और हम बाद में आरआरपी एआरपी पढ़ेंगे, वो उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं. सो जो अरिथमिया हो रहा था वो अब नहीं होगा. सो वी कैन यूज इट एज एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स. स्पेशली विच क्लास? क्लास 4. सी से कैल्शियम, सी से 4. याद रखना, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. वी प्राउड टू बी इंडियंस, एंड हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. सो सी से 4, सी से कैल्शियम, याद रख सकते हो आराम से, राइट. क्लास 4 एंटी एरिथमेटिक्स. आगे बढ़ते हैं पोटेशियम की तरफ. नाउ पोटेशियम एंड क्लोराइड साथ साथ पढ़ते हैं हम. इन दोनों को पढ़ने के लिए हमें बस एक चैनल का नाम याद और एक न्यूरोट्रांसमीटर का याद करना पड़ेगा, दैट इज गाबा. ठीक है. सो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड ये एक इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस में. ठीक है. गाबा के 2 टाइप्स होते हैं. व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ गाबा? फर्स्ट होता है गाबा ए एंड सेकंड होता है गाबा बी. नाउ कैसे याद रखेंगे कौन सा चैनल किसको ओपन करता है? याद रखना ABCD, राइट. सो बी के बाद आता है आपका C. सो याद रखना जो A है उसके आगे आपने C लिखना है. ठीक है. सो ABCD, C से आता है आपका क्लोराइड, है ना. DEFG, राइट. IJ, इससे कोई पर से वो नहीं है, आयंस नहीं है. सो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं K पे, राइट. सो जो गाबा ए है वो एंट्री करवाएगा आपके क्लोराइड की, और गाबा बी जो है वो आपका इफ्लक्स करवाएगा. किसका? पोटेशियम का इफ्लक्स करवाएगा. दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? IPSPs. बोथ आर प्रोड्यूसिंग IPSPs, एंड इसीलिए ये माना जाता है कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. IPSP प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे जो भी स्टिमुलेशन इसकी है, राइट. अगर किसी को एंग्जाइटी हो रही है, किसी को यूफोरिया हो रहा है, राइट, हम क्या करते हैं? हम गाबा ए वाले दे देते हैं ड्रग्स, दैट इज फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन्स. बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं? ये काम डाउन करते हैं, राइट. इट कॉजेस रिलैक्सेशन. ये इनहिबिटरी एक्शंस दिखाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन करते हैं, IPSP प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे कैन ब्रिंग द लेवल्स ऑफ दिस ग्लूटामेट नॉर्मल और द फायरिंग रेट्स ऑफ द न्यूरॉन्स टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट. पोटेशियम की बात करते हैं. पोटेशियम इफ्लक्स अगर हो गया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल्स कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं हम. बैक्लोफेन. बैक्लोफेन ये एक्ट करता है एज मसल रिलैक्सेंट, मसल को रिलैक्स कर देता है. ये एज एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपोलराइजेशन हो रहे हो उसमें दे दो, IPSP क्रिएट करो, हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करो और नॉर्मलाइज ले आओ. ठीक है. नाउ
फिजियोलॉजी में 2 चीज़ें याद रखनी आपको ज़रूरत है, दैट इज़ जो क्लोराइड एंट्री हो रही है गाबा ए के थ्रू, दैट इज़ रिमेंबर आइनोट्रोपिक, प्लीज़ रिमेंबर दैट इज़ आइनोट्रोपिक। और जो पोटेशियम वाला इफ्लक्स वाले चैनल्स है गाबा बी जो है, रिमेंबर दैट इज़ मेटाबोट्रोपिक। क्या मतलब है इसका, आराम से बाद में पढ़ेंगे। मेटाबोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये एक्ट करता है जीपीसीआर प्रोटीन के थ्रू, और आयनोट्रोपिक नाम में ही आयन है, सो ये याद रखना, ये काम करेगा आपका आयन चैनल्स के थ्रू, ये काम करेगा आयन चैनल्स के थ्रू, ओपनिंग ऑफ सम आयन चैनल्स। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज 4 थिंग्स। एंड पोटेशियम का एग्जिट हम म्यू रिसेप्टर ओपियोइड जब हम देते हैं तो म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करते, वो भी आईपीएसपीज क्रिएट करता है, सो वी कैन गिव एज अ पेन रिलीफ। एंड व्हाई, बिकॉज दे आर गोइंग टू गो एंड प्रोड्यूस आईपीएसपीज एट एचजी। जो कैल्शियम था वो ईपीएसपीज प्रोड्यूस कर रहा था एचजी पे, तो पेन करवा रहा था। पोटेशियम के एग्जिट की वजह से आईपीएसपीज प्रोड्यूस होंगे ओपियोइड्स की वजह से, सो वो पेन को रिलीव कर देंगे, राइट। सो वी कैन यूज देम एज एनाल्जेसिक्स, राइट, पेन रिलीवर्स की तरह यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जब भी लोकल पोटेंशियल याद रखना, पोटेंशियल तो जनरेट करेगा बट वो एक्शन पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा पाएगा, राइट। आप सब बैठ के सेरेबेलम के वीडियोस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, डेफिनेटली सब में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, राइट। नॉट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट लोकल पोटेंशियल्स ओनली, राइट। सो सेम, जब भी हम स्टिमुलस देते हैं दोनों में, तो क्या डिफरेंस होता है। लोकल पोटेंशियल में जो हम स्टिमुलस यूजुअली देते हैं, जिसके बाद हमें लोकल पोटेंशियल मिल रहा है, दैट मीन्स एक्शन पोटेंशियल फॉर्म नहीं हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल के लिए एडिक्वेट स्टिमुलस की ज़रूरत है, हम एडिक्वेट से लो दे रहे हैं, सो वी कैन कॉल इट एज वी आर गिविंग सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसमें हम देते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, राइट, और इसमें हम देते हैं थ्रेशोल्ड या अबाव थ्रेशोल्ड, या हम इसी को बोल सकते हैं सुप्रा थ्रेशोल्ड ऑल्सो। थ्रेशोल्ड के बाद कितना भी बढ़ा दो चल जाएगा, ठीक है, बट इसमें जो लोकल पोटेंशियल है उसमें आपको स्टिमुलस देना पड़ेगा, विच इज सब थ्रेशोल्ड। ओके, अगर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था आईपीएसपी ईपीएसपी में कि जब भी लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो डीके करेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोपोगेट फॉरवर्ड, राइट। एक्शन पोटेंशियल जब पढ़ेंगे हम, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे ही फायरिंग लेवल पे आप रीच करते हो एडिक्वेट स्टिमुलस के बाद, वो फायर करता है एक्शन पोटेंशियल, राइट, बट ये केस लोकल पोटेंशियल में नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो प्रोपोगेशन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द लोकल पोटेंशियल, वो वहीं प्रोड्यूस होगा, वहीं खत्म हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल में वो प्रोपोगेट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, राइट, एंड जो भी एक्शन है उसका वो दिखाएगा। रिस्पॉन्स कैसे होता है इसका, रिस्पॉन्स इसका होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स, और इसका रिस्पॉन्स होता है ऑल और नन। सो इट इज गोइंग टू फॉलो ऑल और नन, दैट मीन्स अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड तक है तो वो पूरा पूरा रिस्पॉन्स देगा, ऐसे नहीं होगा कि थोड़ा रिस्पॉन्स देके खत्म हो गया, ऐसे कभी नहीं होता है एक्शन पोटेंशियल में। ऑन द अदर हैंड लोकल पोटेंशियल में जितना स्टिमुलस दोगे उतना वो स्टिमुलेट होगा। नॉट ओनली दैट, आपका एक्शन पोटेंशियल में हमेशा और हमेशा याद रखना डीपोलराइजिंग स्टिमुलस होता है, विल कम टू दैट। पहले याद रखना ग्रेडेड है, दैट मीन्स 5 का दिया स्टिमुलस +5 का तो +5 जाएगा, +10 का दिया तो +10 जाएगा, +2 का दिया तो +2 जाएगा, दैट मीन्स उसके अलग अलग लेवल्स हैं। बट ऐसा एक्शन पोटेंशियल में नहीं होता, एक बार आपने थ्रेशोल्ड रीच कर दिया तो वो इतना ही जाएगा, राइट। उसके बाद आपने सपोज करो थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलस दिया, तब भी वो उतना ही जाएगा एंड वापस आएगा। इट डजेंट मैटर कि थ्रेशोल्ड के ऊपर आप कितना दे रहे हो, उसका हाइट जो है वो 100% ही रहेगा, थ्रेशोल्ड दे दो या थ्रेशोल्ड के ऊपर कितना भी दे दो, ठीक है। या तो थ्रेशोल्ड को नीचे दिया तो 0%, या तो दिया तो 100% रिस्पॉन्स, राइट। सो दैट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। जब भी आप ग्रेडेड की बात करते हो, आपने +5 +2 दे दिया तो +7 हो जाएगा, तो उतना रिस्पॉन्स ज़्यादा आ जाएगा। ऐसी चीज़ एक्शन पोटेंशियल में नहीं होती, राइट। सो समेशन इज पॉसिबल इन द लोकल पोटेंशियल, बट रिमेंबर इट इज नॉट पॉसिबल इन द एक्शन पोटेंशियल, राइट। एंड जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, दैट इज डीपोलराइजिंग और हाइपरपोलराइजिंग। अभी हमने देखा आईपीएसपीज और ईपीएसपीज दोनों टाइप की थी, राइट। डीपोलराइजिंग भी स्टिमुलस था, हाइपरपोलराइजिंग भी था जो नेगेटिव में आ रहा था। तो दोनों तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं किसमें, जब भी हम लोकल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं,
बट रिमेंबर, जब भी ए फॉर एक्शन पोटेंशियल, ए फॉर ऑलवेज, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डीपोलराइजिंग। कभी भी हाइपर पोलराइजेशन से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक्साइटेबिलिटी को कम कर रहा है, तो फायरिंग लेवल तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा, राइट? सो दैट मीन्स द एक्शन पोटेंशियल कभी भी आपका हाइपर पोलराइजिंग नहीं हो सकता। दैट इज़ वन थिंग। व्हाट अबाउट डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट मतलब कितना डीके हो रहा है। याद रखना, मैंने आपको बताया था एक बार एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया तो वो 100% रिस्पॉन्स देगा। सो वो प्रोपोगेट करेगा, वो आगे वाले को और स्टिमुलेट करेगा, उसके आगे वाले को स्टिमुलेट करेगा। ये चलता रहेगा जब तक उसका एंड रिजल्ट नहीं आ जाता, राइट? ये चीज़ नहीं होती लोकल पोटेंशियल में। सो लोकल पोटेंशियल डीजेनरेट कर जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा, या डिक्रीमेंट उसमें हमें शो करने मिलेगा, राइट? बट ये डिक्रीमेंट नहीं होगा टिल द एंड। जब तक उसका रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये डिक्रीमेंट नहीं शो करेगा। लास्ट पॉइंट, दैट इज साइट ऑफ जेनेसिस। याद रखना, अगर मैंने बनाया, लेट्स से दिस इज अ न्यूरॉन, सपोज ये न्यूरॉन है, अगर मैं साइट ऑफ जेनेसिस ऑफ लोकल पोटेंशियल पूछूं तो क्या होगी साइट ऑफ जेनेसिस ऑफ लोकल पोटेंशियल? तो याद रखना, लोकल पोटेंशियल हमेशा प्रोड्यूस होता है या तो डेंड्राइट्स में या तो सोमा में, विच इज द बॉडी ऑफ न्यूरॉन, राइट? सो ये किस किस में प्रोड्यूस होगा? साइट ऑफ जेनेसिस विल बी सोमा और डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ओके? बट जब हम साइट ऑफ जेनेसिस की बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की, तब आप इतना इजीली नहीं बता सकते हो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। क्यों? यहाँ पे बस एक न्यूमोनिक याद रखना, मिस सेनोरिटा। मिस, क्या है ये मिस सेनोरिटा? विल सी दैट। अब देखो, मैंने दो में डिवाइड किया। पहले मिस एम फॉर मोटर न्यूरॉन। पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि न्यूरॉन कौन सा है, मोटर है या सेंसरी है। मोटर है या सेंसरी है? मोटर न्यूरॉन होगा तो हमेशा उसका जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो इनिशियल सेगमेंट में होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ये है क्या सेंसरी न्यूरॉन, तो इसका प्रोड्यूस होगा नोड्स ऑफ रैनवियर में, नोड्स ऑफ रैनवियर में। क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ, वो सब हम देखेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट। बट जस्ट रिमेंबर मिस सेनोरिटा, okay? If you cannot remember anything in the exam, sometimes you get confused, and nowadays आजकल ये बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम में कि मोटर में कहाँ होगा और सेंसरी में कहाँ होगा। अंडरस्टैंड, जब भी आप जो भी फिजियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं अगर उनको पूछोगे और जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है उनको पता होता है कि इसके बिहाइंड का रीज़न क्या है। दे वोंट बी गिविंग यू दी फॉल्स आंसर्स, राइट? बट मार्केट में ऐसी कई बुक्स हैं जो यूजी के बाद जो बच्चे होते हैं वो कुछ पैसे के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, आंसर्स बनाते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। सो देयर आर मेनी एमसीक्यू बुक्स इन विच आई फाउंड द रॉन्ग आंसर्स, ठीक है? सो इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं कि क्यों और कैसे ये प्रोड्यूस होता है। अब इस चार्ट से डरो मत, इसकी कोई भी वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि 300 से ज़्यादा सिर्फ दो जगह जो आपके सोडियम चैनल्स है पर स्क्वायर माइक्रोमीटर्स, इट इज़ मोर एट 2 प्लेसेस ओनली। कौन कौन सी है वो? दो जगह, एक तो है इनिशियल सेगमेंट, दूसरा है नोड्स ऑफ रैनवियर। अब मैंने 300 क्यों बोला? ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब भी एक्शन पोटेंशियल में कोई चीज़ कन्वर्ट करनी होगी हमें, तो एट ए टाइम एटलीस्ट मिनिमम हमको 300 चैनल्स एक्टिवेट करने होंगे, ठीक है? सो दैट सोडियम की उतनी एंट्री हो जाए कि वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर ले, ठीक है? बट अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे इन तीनों में सर्फेस ऑफ द माइलिन पे सबसे कम है, एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का काम करता है, ये कभी भी करंट कैरी नहीं करेगा। एक्सॉन टर्मिनल और सोमा जो कि सेल बॉडी है, इन तीनों में 300 से कम नंबर है सोडियम चैनल के, तो वो 300 से ज़्यादा चैनल खोल ही नहीं पाएंगे, राइट? एंड वो डीपोलराइजेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे उतनी, और पीक पे नहीं ले जा पाएंगे एक्शन पोटेंशियल को, राइट? सो दैट्स व्हाई एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दीज थ्री थिंग्स। एक्शन पोटेंशियल कभी इनसे प्रोड्यूस नहीं होगा, या तो वो होगा इनिशियल सेगमेंट पे या तो वो होगा आपका नोड्स ऑफ रैनवियर पे, ओके? अब पहली चीज़, जब भी हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं लेट्स से एक्सॉन की, सेंसरी की, एंड यहाँ पे बात करते हैं मोटर की। जब आप मोटर न्यूरॉन की बात करते हो
तो जो मोटर न्यूरॉन होता है मोटर कॉर्टेक्स से सपोज करो स्टार्ट हुआ, या आप एलएमएन की बात करते हो लोअर मोटर न्यूरॉन्स की, जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उसमें क्या होता है, सिंपल, वेरी सिंपल। क्या होता है कि सेल बॉडी होती है और बॉडी के बाद आपका न्यूरॉन स्टार्ट होता है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपका एक्शन प्रोड्यूस करेगा या आगे मैसेज कैरी फॉरवर्ड करेगा। नाउ अंडरस्टैंड, जब इसको मिला था स्टिमुलस तो व्हाट हैपेंड इज, सपोज करो यहाँ पे इसका माइलिन शीट था, ठीक है। अब पहले याद रखना इनिशियल सेगमेंट चीज़ क्या होती है। जो ये सोमा है एंड जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ये माइलिन शीट आ रही है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये वाला एरिया, इसी को हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। मतलब जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हुआ, राइट, इन दोनों के जंक्शन को बोलते हैं एक्सॉन हिल्लॉक। एक्सॉन हिल्लॉक से लेके माइलिन शीट जहाँ तक स्टार्ट नहीं हो रही, उस वाले पहले गैप को हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। एंड जो नेक्स्ट गैप्स होंगे उनको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर। इनिशियल सेगमेंट में 300 से ज़्यादा सोडियम चैनल्स थे पर माइक्रोमीटर, so it is sufficient to cause the depolarization and make the action potential reach or make the potential reach up to the spike. That means ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको और आगे नोड्स ऑफ रैनवियर तक जाने की या वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये यहीं पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि एडिक्वेट चैनल, मोर देन 300 चैनल्स वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हैं या मोर देन प्रेजेंट है, उस वाले जगह पे मोर देन 300 चैनल्स प्रेजेंट है, right? So action potential in the motor neuron, it is going to present, or action potential is going to produced in the initial segment, okay? बट जब हम सेंसरी की बात करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, सपोज करो सेंसेशंस आई, टच की सेंसेशन हमने ली फिंगर से, राइट। फिंगर की जो सेंसेशन होती है वो कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के पास हमारा होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, राइट। और ये DRG ये स्पाइनल कॉर्ड के पास है, राइट। सो जब भी डॉर्सल रूट गैंग्लियन, दिस इज द सोमा ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, ये कहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, राइट। सो जब भी टच का सेंसेशन होगा, सेंसरी स्टिमुलस ले रहे हैं तो टच ले लेते हैं, सपोज करो फिंगर टिप्स पे हो रहा है। अब आई कैन नॉट वेट, यहाँ तक जाने की वेट नहीं कर सकती, आई हैव टू प्रोड्यूस द एक्शन पोटेंशियल बिफोर हैंड। सो पहले कौन आएगा, पहले इसका इनिशियल सेगमेंट कहाँ आएगा, सपोज करो यहाँ पे थी इसके माइलिन और बीच में था गैप, राइट। मैंने क्या बोला, सोमा और एक्सॉन का जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ से फर्स्ट माइलिन तक हम बोलेंगे इनिशियल सेगमेंट। सो इसका इनिशियल सेगमेंट है यहाँ पर, राइट। बट हमें एक्शन पोटेंशियल यहीं पे प्रोड्यूस करना है ताकि वो प्रोपोगेट हो सके, अदरवाइज प्रोपोगेशन होगा ही नहीं लोकल पोटेंशियल का, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर हैंड, राइट। हम वहां तक जाने का वेट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है नोड्स ऑफ रैनवियर, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स आर प्रोड्यूस्ड या प्रेजेंट, राइट, जो कि अवेलेबल वहाँ पे है, जो कि एक्शन पोटेंशियल आराम से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो याद रखना, इसीलिए हम बोलते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो हमेशा नोड्स ऑफ रैनवियर में होता है, ना के इनिशियल सेगमेंट में। So please remember at least Miss Seno, right? So that you can remember the production of site of genesis of action potential, right? अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो भी जाता है, इतना टाइम नहीं है याद करने के लिए, कंफ्यूज हो गए, तो दिस निमोनिक आपको हेल्प करेगा, राइट ना। ये हो गई आपकी बात जेनेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। हमें एक और क्वेश्चन है, अगर एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड हमेशा ही सेम है, सो हाउ इट इज गोइंग टू गेट डिस्क्रिमिनेट, मतलब कितना टच स्टिमुलस है, ज़्यादा देर तक है, कम है, कितना ज़्यादा है, कौन सा स्टिमुलस है, कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सब्जेक्ट को लिया, राइट, उसको बोला आंख बंद करनी है, ठीक है, और मैंने एक हाथ में लेट्स से 500 ग्राम्स का ऑब्जेक्ट रखा, जैसे मोबाइल रखा या पेन रखा या कुछ भी, और दूसरे हाथ में आंख बंद है सब्जेक्ट की, एंड दूसरे हाथ में मैंने 3-4 किलो का कुछ रख दिया, राइट। उसको कैसे पता चलता है उसके ब्रेन को कि यहाँ ज़्यादा वेट का ऑब्जेक्ट है और यहाँ कम वेट का। ना याद रखना, अगर हम एम्पलीट्यूड तो कभी नहीं बढ़ा सकते, राइट। सपोज करो ये आपका एक्शन पोटेंशियल है, तो चाहे आप थ्रेशोल्ड के ऊपर कितना ही स्टिमुलस दो, आप एक्शन पोटेंशियल कभी नहीं बढ़ा सकते,
इसकी हाइट हमेशा इतनी रहेगी चाहे आप कितना भी स्टिमुलस थ्रेशोल्ड के ऊपर दो, ठीक है। बट वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, वी कैन नॉट चेंज द एम्पलीट्यूड, दैट इज आवर रिस्ट्रिक्शन, बट हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। सो सपोज करो पहले ऐसे एक्शन पोटेंशियल था, राइट। अगर मैंने स्टिमुलस ज़्यादा दिया तो क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल का हाइट तो इतना ही रहेगा पर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, राइट। सो दैट्स हाउ आवर ब्रेन इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट। वो वैसे डिस्क्रिमिनेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कितनी फ्रीक्वेंटली स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है और कितने फ्रीक्वेंटली स्टिमुलस आ रहा है। ज़्यादा स्टिमुलस दोगे डेफिनेटली ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल्स बनेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, कभी भी आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होगा। व्हेन, यही एक लॉ बोलता है, व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, जब आप इंक्रीज करते हो क्या, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन इंक्रीजेस, एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी की जनरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और दैट्स हाउ योर ब्रेन डिस्क्रिमिनेट, इंक्रीज विल बी द रिस्पॉन्स और इंक्रीज विल बी द सेंसेशन ऑफ द स्टिमुलस। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हो सेंसेशन बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं अ लॉ विच इज नोन एज वेबर-फेकनर लॉ। साइंटिस्ट का नाम याद रखना और लॉ याद रखना, वेबर-फेकनर लॉ, जो कि बोलते हैं जैसे जैसे आप इंटेंसिटी लॉग स्केल में बढ़ाते हो, याद रखना ये चीज़, इसकी इंटेंसिटी हम एक हाथ में आपने 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा है और एक हाथ में 1.1, हार्डली आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंक्रीज हुआ है, बट एक में 1 किलो और एक में 10 किलो डेफिनेटली उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से पहचान पाएगा एज कम्पेयर टू 1 kg एंड 1.1 kg या 1.5 kg। सो वो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। सो वेबर-फेकनर बोलता है कि ये लॉगरिथमिक स्केल में इंक्रीज होता है, उसके लिए आपको इंटेंसिटी लॉग स्केल में इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज नोन एज वेबर-फेकनर लॉ, जो बहुत बार ही पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। सो प्लीज रिमेंबर वेबर-फेकनर लॉ, जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो हमेशा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ना कि एम्पलीट्यूड, राइट। क्योंकि या तो वो काम करेगा तो 100% देगा अपना, या तो वो नहीं करेगा काम एट ऑल। एक्शन पोटेंशियल में कभी 50% 60% ऐसा कुछ नहीं होता है, करता है तो फुल ऑन करता है, राइट। जैसे आप वीडियो देखते हो तो फुल ऑन देखते हो, राइट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैनल खुल रहा है, कब खुल रहा है, किस फेज में खुल रहा है, किस फेज में बंद हो रहा है, किस फेज से लेके किस फेज तक क्या बोलते हैं, सब कुछ आराम से करेंगे, राइट। सपोज करो पहले आपको बताना होगा कि कितना होता है RMP ऑफ न्यूरॉन। हमने अभी डिस्कस किया है और जनरल में भी डिस्कस किया, RMP होता है -70 MB, राइट। अगर मैंने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसके लिए ज़रूरी होता है +15 MB। जैसे ही स्टिमुलस दिया थ्रेशोल्ड वाला, ये +15 ऊपर जाएगा, राइट, एंड दिस लेवल एक लेवल तक रीच करेगा, उस लेवल को बोलते हैं, मतलब -55 तक पहुंचेगा, उस लेवल को वी आर गोइंग टू कॉल इट एज फायरिंग लेवल। उस लेवल को बोलेंगे फायरिंग लेवल। अब फायरिंग लेवल पे क्या चेंज आएगा, याद रखना, हमने जनरल में भी डिस्कस किया था समथिंग नोन एज हॉजकिंस साइकिल। क्या था डिस्कस, हॉजकिंस साइकिल क्या था, याद है? व्हाट वाज द हॉजकिंस साइकिल? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, स्टिमुलेट फर्दर ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, और लोगों को बुलाता है कि भाई पार्टी चालू है, ठीक है, आ जाओ आप लोग भी। कब तक इंक्रीज करेगा ये? तब तक जब तक ये स्पाइक पे नहीं पहुंच जाता, जब तक पीक पे नहीं पहुंच जाता ये और सोडियम्स को बुलाएगा, सोडियम की एंट्री होगी। रिमेंबर सोडियम इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है। सो जो नॉर्मल नेगेटिव पोलैरिटी थी हमारे सेल की वो दूर जा रही है, किससे? नॉर्मल नेगेटिव पोलैरिटी से पोटेंशियल दूर जा रहा है, डी फॉर दूर, डी फॉर डीपोलराइजेशन, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डीपोलराइजेशन। नॉर्मल नेगेटिव पोलैरिटी से दूर जा रहा है, कब तक दूर जाएगा? जब तक पीक नहीं पहुंच जाएगा या स्पाइक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाएगा। अब स्पाइक पोटेंशियल पे होता क्या है, यूजुअली हम जब बात करते हैं चैनल्स की तो हम ओपन क्लोज ऐसे वेगली टर्म यूज कर लेते हैं, और बुक्स में भी कई बुक्स में लिखा हुआ है कि सोडियम चैनल क्लोजेस एट द स्पाइक पोटेंशियल।
ठीक है, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको कि सोडियम चैनल के ना 3 फेजेस होते हैं, राइट। इट इज़ नॉट ओनली दी ओपन एंड क्लोज, रादर यहाँ पे एक और फेज होती है, दैट इज इनएक्टिवेशन। क्या होता है पढ़ेंगे, डोंट वरी। इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, अभी भरोसा रखो, ठीक है। अगर इनएक्टिवेशन नहीं दिखा ऑप्शन में, देन यू कैन गो फॉर क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज हो रही है, नॉट ओनली दैट, बट यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं। अब आप बताओ पोटेशियम चैनल कहाँ पर ज़्यादा है, इनसाइड, इट वांट्स टू गो आउटसाइड, तो पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू हो जाएगा। जैसे ही पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू हो जाएगा तब ये नेगेटिव की तरफ पोलैरिटी वापस जाना शुरू करेगी, मतलब हम रिटर्निंग बैक टू द आरएमपी। जब हम रिटर्न बैक कर रहे होते हैं इसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, पोलैरिटी वापस जा रही है टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल आरएमपी, इसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज कमिंग बैक, रिटर्निंग बैक, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, बिकॉज ऑफ विच पोटेशियम इज एग्जिटिंग आउट, दैट इज इफ्लक्स। ओके, सोडियम इनफ्लक्स से डीपोलराइजेशन, पोटेशियम इफ्लक्स से हुआ आपका रीपोलराइजेशन। बट अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, राइट, कि ये आरएमपी पे तक रुकता नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि सेल इसके आरएमपी से भी मोर नेगेटिव में चला जाता है एंड देन इट कम्स बैक टू द आरएमपी। अब ये क्यों हुआ? अब पहली चीज, अगर कोई चीज आरएमपी से ज्यादा नेगेटिव में जा रही है उसी पोलैरिटी की तरफ बट ज्यादा नेगेटिव में, हम इसको बोलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। मोर नेगेटिव की तरफ जा रही है आरएमपी से भी ज्यादा, तब हम बोलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। नाउ अंडरस्टैंड कि होता क्यों है। पहली चीज, सोडियम चैनल, जब भी हमने स्टिमुलस दिया, सपोज करो ये सोडियम चैनल है, जब भी हमने स्टिमुलस दिया सोडियम चैनल क्विकली खुल गए, क्विकली बंद हो गए, राइट। बट पोटेशियम के बारे में ऐसा नहीं है। पोटेशियम को जब स्टिमुलस देते हो, पोटेशियम कैसे लिखते हैं, K+, तो K से कछुआ याद रख लो, ये कछुए की तरह है, ठीक है। सो जब भी स्टिमुलस दिया धीरे 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 ओपन होता है, राइट। एंड जब भी स्टिमुलस मिला क्लोज होने का कि भैया आरएमपी तक पहुंच गया है अब बंद हो जाओ, तो ये फिर भी धीरे 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 क्लोज होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी भी थोड़ा थोड़ा ओपन है, राइट। अभी भी हम आरएमपी पे पहुंच गए हैं बट चैनल इज स्टिल नॉट कंप्लीटली क्लोज, अभी तक कंप्लीटली क्लोज नहीं है। खूब सारे पोटेशियम को चांस मिल जाता है बाहर जाने का। सो जब ये इनकम्प्लीटली क्लोज था तब बहुत सारे पोटेशियम आयंस बाहर लीक आउट कर गए, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू हैव दिस हाइपरपोलराइजेशन स्टेट। इसी को हम बोलते हैं, अगर इसका रीजन किसी ने पूछा तो आप बोलिएगा स्लो क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल, स्लो क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल। इन मीन वाइल जब वो इनकम्प्लीटली क्लोज था पोटेशियम सारे लीक आउट कर गए और इसीलिए वो वापस चला गया, राइट। बट आफ्टर सम टाइम कुछ सोडियम अंदर आते हैं और उससे वो मैनेज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप आपके आरएमपी मैनेज कर रहा है, तो दैट विल टेक केयर ऑफ इट, ओके, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नाउ ये जो पोटेशियम इफ्लक्स हुआ और सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, अब इफ आई एलैबोरेट दिस थिंग, अगर मैंने सपोज करो इसको एग्जैजरेट किया इस लाइन को, तो यहाँ पे -55 होगा ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे कहीं पे आपका आरएमपी होगा लेट्स से -70। अब इस फेज को हम दो में डिवाइड करेंगे, अर्ली रिपोलराइजेशन को नहीं, लेट रिपोलराइजेशन को हम डिवाइड करेंगे, अर्ली को नहीं, ठीक है। सो अगर मैंने लेट को रिपोलराइजेशन को डिवाइड करना है तो आई विल डिवाइड इट इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कॉल इट एज आफ्टर डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ओवर हो गया है बट ऐसे वाले फेज में है जहां से डीपोलराइज दोबारा हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। और इस वाले फेज को सिंस इट इज इन द हाइपर पोलराइजेशन, सो इसी को बोलते हैं आफ्टर हाइपर या आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब हम देखेंगे आगे, राइट। एंड -55 याद रखना कि ये फायरिंग लेवल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर डी एंड आफ्टर हाइपर डिस्कस करना है हमें। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिलिटी, अगर मैं रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करूँ, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड होता क्या है, जिसमें मैं कुछ भी स्टिमुलस दूँ मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, दैट इज नो रिस्पॉन्स फेज यू कैन से, ठीक है।
अब इसमें दो अलग अलग फेजेस होते हैं, रिफ्रैक्टिलिटी में भी दो अलग अलग, जैसे दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हमें जो मिलते हैं, राइट, जिनको कितना भी बोलो वो नहीं पढ़ते हैं पहले, ठीक है, एग्जाम आएगी तब ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ होता है एग्जाम में भी वैसे ही चले जाते हैं कि यार देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। सो दे आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी। आप उनको प्यार से समझाओ, गुस्से से समझाओ, मार पीट करो, कुछ नहीं समझते, राइट। सो ये होते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी। तो ऐसी दो पीरियड हैं हमारे एक्शन पोटेंशियल में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड एक होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। जो हमारे वाले सेरेबेलम वाले बच्चे हैं वो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी, थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है बट डेफिनेटली दे विल स्कोर अ लॉट गुड स्कोर्स, ठीक है। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी मतलब नो रिस्पॉन्स एट ऑल, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, चाहे मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दूं, नो मैटर however strong stimulus you give, you're not going to get the response, there will be no response। चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, पढ़ाई नहीं करने का, दैट इज फंडा ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी स्टूडेंट। सो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब उस फेज में होते हैं एक्शन पोटेंशियल, सो उस टाइम पे अगर आप कोई भी दूसरा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दे दो तो कोई एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। बट रिलेटिव में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर पुश करो, दैट इज स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस। स्ट्रॉन्गर मीन्स किससे स्ट्रॉन्गर, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, मोर देन थ्रेशोल्ड, ओके। थ्रेशोल्ड से ज़्यादा स्टिमुलस दोगे तो डेफिनेटली इट कैन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, ये पॉसिबिलिटी है कि ये रिस्पॉन्स दे दे। अब ऐसा क्यों हुआ और ये फेजेस कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले ये देखते हैं। सो ध्यान रखो, जब भी हमारा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से लेके 1/3 रीपोलराइजेशन तक आपका होता है ARP, ओके। और 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन से लेके जब तक सेल वापस RMP पे नहीं आ जाता, वो होता है आपका RRP, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं सब ये ARP RRP। ना याद रखना, जो भी आपका ये ARP और RRP है दैट इज डिपेंडेंट ऑन सोडियम चैनल्स, ओके। सो सोडियम चैनल्स अगर आपको आता है तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सोडियम चैनल पे डिपेंडेंट है। ARP का रीज़न है सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। पढ़ेंगे ये क्या होता है, इनएक्टिवेशन, एक्टिवेशन। और जैसे ही ये 1/3 रीपोलराइजेशन पे पहुंच जाता है, अब इस बारी सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा। एट दिस पॉइंट सोडियम चैनल विल क्लोज। अभी तो ओपन हुआ नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, विल रीच अप टू द ओपनिंग ऑल्सो, राइट। सो पहले याद रखना कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, ओके। सो पहली चीज़, ये होता क्या है सोडियम चैनल ओपनिंग क्लोजर, राइट, वो देखते हैं। सपोज करो ये सोडियम चैनल है, ठीक है, इसके दो गेट्स होते हैं। इट इज़ नॉट अ सिंपल चैनल, इट इज़ हैविंग अ ड्यूअल गेट्स, ओके। सो जो बाहर वाला आउटसाइड वाला गेट होता है इसको हम बोलते हैं M गेट, राइट। इन साइड वाला गेट होता है, इन साइड वाला गेट जो होता है इसको इन एक्टिवेशन गेट बोलते हैं, राइट। इसको बाहर वाले को बोलते हैं एक्टिवेशन गेट। अब जो ये इन एक्टिवेशन गेट है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम H गेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो H गेट है वो बड़ा जिद्दी है, स्टबन, एक बार बंद हो गया तो खुलता ही नहीं है, राइट। सो कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अगर आप दे दो, अगर ये एक बार क्लोज है तो चाहे जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो ये नहीं ओपन होने वाला, ठीक है। सो सोडियम चैनल के 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके 3 फेजेस? पहली फेज ओपन फेज, दूसरी फेज होती है इसकी इनएक्टिवेशन फेज, और तीसरी फेज होगी इसकी क्लोजर, दैट इज क्लोज्ड फेज, ठीक है। अब चैनल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम H गेट, यहाँ पे लिखते हैं M गेट। अब जब ओपन होगा
ओपन होगा मीन्स सोडियम अंदर आना चाहिए, जब सोडियम को अंदर भेजना है तो दोनों चैनल ओपन होने चाहिए, राइट? सो बोथ द चैनल्स आर ओपन ओवर हियर। बट याद रखना, जब भी हम इनएक्टिवेशन की बात करते हैं तो जो एच गेट होता है दैट विल बी क्लोज्ड, बट एम गेट ओपन होगा, ठीक है? और जब क्लोज की बात होती है तो इसका रिवर्स हो जाता है, दैट इज एच गेट ओपन एंड एम गेट विल बी क्लोज, ठीक है? अब ध्यान से देखना हाथ की तरफ क्या हो रहा है। सपोज करो ये है एम गेट, ये है एच गेट। जब ओपन कंडीशन में होता है तो दोनों ही चैनल्स ओपन है, बट जब आफ्टर सम टाइम यस आफ्टर सम वोल्टेज, राइट, जब ये स्पाइक पे पहुंचता है तो वो वाला वोल्टेज वो सेंस कर लेता है, प्लस आफ्टर सम टाइम दैट मीन्स डीपोलराइजेशन से कितना टाइम हुआ, बिकॉज दे आर टाइम गेटेड चैनल्स ऑल्सो। तो ये क्या होता है कि जैसे ओपन फेज में होता है सोडियम अभी अंदर आ रहा है, बट आफ्टर सम टाइम और एट सम वोल्टेज दिस एच गेट विल बी क्लोज। एच गेट सेंसिटाइज कर लेता है बिकॉज इट इज वोल्टेज गेटेड चैनल, सो वोल्टेज सेंसिटिव है तो वो क्लोज हो जाएगा एच गेट, ओके? एम गेट इज स्टिल ओपन, इट इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है? बट अब मैंने कोई भी स्टिमुलस दिया तो ये गेट जो है ये बहुत स्टबन है, ये ओपन नहीं होगा, ठीक है? बट जैसे आफ्टर सम टाइम क्लोज कंडीशन में जाने लगता है तो ये गेट ओपन हो जाता है और एम गेट विल बी क्लोज। अब एम गेट को ओपन करना आसान है, सो याद रखना कभी भी हम ओपन से डायरेक्ट क्लोज में नहीं जा सकते, पहले ओपन से इनएक्टिवेटेड फेज में जाना होता है सोडियम चैनल को, एंड देन ओनली क्लोज से ये ओपन फेज में जाएगा। सो जो इनएक्टिवेशन फेज होता है यही रीज़न है आपका कि सोडियम और एंट्री नहीं कर पाएगा, किसमें? सोडियम एंट्री नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन, क्योंकि सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड फेज में होते हैं। और जब हम डीपोलराइजेशन की बात करते हैं मैक्सिमम सोडियम चैनल्स ऑलरेडी ओपन है, सो मैक्सिमम सोडियम इन्फ्लक्स ऑलरेडी हो रहा है, यू कैन नॉट इंक्रीज दैट। तो इसीलिए डीपोलराइजेशन में भी और फर्स्ट 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन में भी आप कोई भी और स्टिमुलस दोगे, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड जब आप 1/3 रीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल का क्रॉस कर जाते हो तब ये सोडियम चैनल क्लोज कंडीशन में पहुंच जाता है। अगर आपने दे दिया स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस ये वापस से ओपन कंडीशन में आ सकता है, एंड इसी का रीज़न है कि वहाँ पे आरआरपी दैट मीन्स एक और, अगर आपने स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दिया तो एक और रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है? नाउ इसका फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ याद रखना, जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो स्केलेटल मसल में अराउंड 1 to 3 मिलीसेकेंड्स होता है, बट ये आपका ज़्यादा होता है किसमें? ये ज़्यादा होता है आपके कार्डियक मसल में, ये जाता है 180 to 200 मिलीसेकेंड्स तक, बहुत लंबा चला जाता है, राइट? सो इसका कुछ फ़ायदा है, डेफिनेटली है। नेचर हैज़ गिवन अस द गिफ्ट, क्या कि ये इसका आरआरपी बहुत लंबा है, राइट? और आरआरपी के स्टार्टिंग में ही जब हम सीवीएस में पढ़ेंगे इसका एक्शन पोटेंशियल आप देखोगे कि रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है? सो एआरपी का बेनिफिट ये है कि कार्डियक मसल का एआरपी इज प्रोलॉन्ग और इट इज लॉन्गर। बेनिफिट क्या है इसका कि इट कैन नॉट बी टेटनाइज, इट कैन नॉट बी टेटनाइज। अब 2 फंडे आपको अप्लाई करने हैं। पहली चीज़ हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है वो डिफरेंट चीज़ है, और जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो वो मैकेनिकल चीज़ है, वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन सेंस ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मैकेनिकल रिस्पॉन्स होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रीपोलराइजेशन का होगा रिलैक्सेशन, ठीक है? ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक इलेक्ट्रिकल है एक मैकेनिकल है। तो याद रखना, जब भी डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका है तो वो फॉलोड करेगा कॉन्ट्रैक्शन से, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रीपोलराइजेशन क्विकली स्टार्ट हो जाएगा, बट एक प्लेटू फेज आएगा जिसकी वजह से आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाता है। बट रीपोलराइजेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, दैट मीन्स हार्ट स्टार्टेड टू रिलैक्स। अब चाहे आरआरपी में दूसरा स्टिमुलस दे दो, पर ये सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में कभी नहीं जाएगा, जो कि स्केलेटल मसल में हो सकता है, राइट? सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस कि वो कभी भी टेटनाइज नहीं हो सकता। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता तो क्या प्रॉब्लम है? अगर हार्ट सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में चला गया
तो फिलिंग नहीं होगी, वेनस रिटर्न जाएगा कहाँ, नहीं जा पाएगा। अगर वेंट्रिकल की सस्टेन कंट्रैक्शन हो गई तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा, तो नेक्स्ट टाइम में इजेक्ट क्या करोगे, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकल्स, राइट। सो डेफिनेटली देयर विल बी नो ब्लड टू इजेक्ट, राइट। सो इसीलिए हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि एवरी कंट्रैक्शन इज एटलीस्ट स्लाइटली फॉलोड बाय स्लाइट रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ओके। ये सस्टेन कंट्रैक्शन में कभी भी नहीं जाता है। सो हार्ट मसल कैन नॉट बी टिटनाइज। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ARP तो हमने पढ़ लिया कि लॉन्ग फेज के वजह से, लॉन्ग ARP की वजह से हार्ट कैन नॉट बी टिटनाइज, दैट इज वन बेनिफिट। नाउ RRP में रिलेटिव रिफ्रैक्टरी में हमने दो फेजेस पढ़े थे, आफ्टर डी एंड आफ्टर हाइपर। नाउ आफ्टर डी में क्या प्रॉब्लम है कि पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो बाहर एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं गेट के पास, तो उसका जो क्लोजर होता है वो और भी स्लो हो जाता है और पोटेशियम इफ्लक्स भी स्लो हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे RRP शुरू हो गया है। सो अगर आपने दूसरा स्टिमुलस दे दिया तो रिस्पॉन्स जरूर आएगा, राइट। सो यहाँ पे दिस इज रिस्की पीरियड, दिस इज अ रिस्की पीरियड फॉर अरिदमिया जनरेशन। सो जो हार्ट में अरिदमियाज हो रहे हैं वो किसकी वजह से है, वो दिस इज बिकॉज ऑफ द RRP, राइट। एग्जाम्पल कोई दो, दैट इज PVC, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, या इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल। ये फिनोमेना देखने मिलता है क्योंकि एट दैट पॉइंट द हार्ट वाज इन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी, नॉट इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी। दूसरी चीज, अगर हम कोई ड्रग्स देते हैं, लेट्स से पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, अब क्या होगा। नाउ रिमेंबर हमने दे दिए पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम का इफ्लक्स तो हो रहा है बट बहुत ही कम, राइट। अगर पोटेशियम का इफ्लक्स कम हो गया, ये RRP बढ़ेगा, RRP बढ़ा, स्पेशली दे एक्ट ऑन दिस AD, राइट। दैट मीन्स आफ्टर D में ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स काम करते हैं, इसको ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं, दे विल प्रोलॉन्ग आफ्टर डीपोलराइजेशन फेज। अगर इन्होंने कर दिया इसको प्रोलॉन्ग तो RRP बढ़ा, सो जो भी अबनॉर्मल स्टिमुलेशन आएगी दैट कैन गिव यू अबनॉर्मल रिस्पॉन्सेस। और क्या है अबनॉर्मल रिस्पॉन्स, इसी को हम बोलते हैं टॉर्सैट्स, यहाँ टॉर्सैट इज द पॉइंट इज। सो इट इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। आफ्टर हाइपर में तो एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट अगर पूछा जाए मोस्ट रिस्की पीरियड फॉर अरिदमिया, तो प्लीज़ मार्क इट एज आफ्टर डीपोलराइजेशन। अगर ऑप्शन में नहीं है तो मार्क इट एज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ओके। एब्सोल्यूट में कभी भी ये देखने नहीं मिलेगा, रादर एब्सोल्यूट इज प्रोटेक्टिव, लॉन्ग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इज प्रोटेक्टिव टू अस। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो पहली चीज बहुत इजी चीज है, यहाँ पे ध्यान से देखो। जब हमने इसको दिया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इस पे सोडियम चैनल खुलना शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जाके वो इनएक्टिवेट होंगे, दैट मीन्स एटलीस्ट एक गेट कम होगा तो इसका इनफ्लक्स बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने पूछा कि ये खुलता कहाँ पे है और बंद कहाँ पर होता है, तो याद रखना it open and closes both due to depolarization। जब भी depolarization होगा, इसका depolarization ही, एक्शन पोटेंशियल का depolarization ही इसको ओपन करवाएगा, और ये पीक पर जब पहुंचेगा तब मैक्सिमम depolarize है, तभी इसका क्लोजर शुरू हो जाएगा, राइट। सो दैट इज गोइंग टू हैपन बोथ इन द डीपोलराइजेशन, ठीक है। बट जब हम पोटेशियम की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डीपोलराइजेशन में आफ्टर सम टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल ये खुलना शुरू हुए हैं। दैट मीन्स इफ आई राइट ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, दैट हैपन्स इनटू द डीपोलराइजेशन, राइट। ऑन द अदर हैंड द क्लोजर, इट इज गोइंग टू गेट क्लोज ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन, ठीक है। जब ये रीपोलराइज होना शुरू होगा तब इसके चैनल्स यहाँ पे क्लोज होना शुरू होंगे, एंड दैट इज नथिंग बट
the repolarization closure of potassium channel. So both the opening and closing of this potassium channel will occur in the different phases, that is depolarization से opening होगा और repolarization से closure होगा. इसका importance जब हम CVS system पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा, जब हम फनी चैनल्स की बात करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजर अलग अलग में होता है. मोस्ट कॉमनली ये वाला एक्शन पोटेंशियल हम न्यूरॉन का पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल की जब भी बात होगी तो सोडियम का याद रखना, मोस्ट ऑफ द फेजेस सोडियम ओपन और क्लोज दोनों ही डिपोलराइजेशन की वजह से होता है. ओके, दैट इज अबाउट द परमेबिलिटी. ओके, सो लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें इनके सिग्निफिकेंसेस की और ओपनिंग एंड क्लोजर की, तो याद रखना अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ARP एंड RRP, ठीक है. ARP इज सेफ्टी पीरियड, और सेफ पीरियड इन विच it will allow the ventricle, ये ventricle को relax करने में help करता है. allow the ventricle to fill, ठीक है, और start relaxation, ये यहाँ पे relaxation इसकी start हो जाती है, right. and अगर हम बात करें RRP की, definitely it is the risky period. क्यों रिस्की पीरियड है? बिकॉज यहाँ पे स्पेशली आफ्टर डी में हमारे अरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, अरिथमियाज के चांसेस बढ़ जाते हैं, सच एज PVC और एक्स्ट्रा सिस्टोल इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. प्लस अगर हम कोई ड्रग दे सच एज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, तो हमें मिलते हैं टॉर्सैड्स देखने, राइट, और यू कैन कॉल इट एज टॉर्सैडिस पॉइंटस. ओके, सो जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, इसमें हम 2 और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अबाउट द नर्व्स. ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका INI CET में रिसेंटली, सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, और उसके बाद डिस्कशन पे आ जाना. आई एम स्टार्टिंग द डिस्कशन. While performing amphibian experiment on the frog nerve muscle preparation, a student found out increase in the threshold level. Threshold level बढ़ रहा है on applying sub threshold slowly. So ध्यान देना, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. थ्रेशोल्ड लेवल में इंक्रीज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल -55 इज अ थ्रेशोल्ड लेवल, बट वो इंक्रीज होके लेट्स से अब -45 हो गया है. अब ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ रहा है थ्रेशोल्ड तक रीच करने के लिए. और कब? जब इसने सब थ्रेशोल्ड देना शुरू किया था, प्रोलॉन्ग सब थ्रेशोल्ड दे रहा है, दैट टू स्लो राइजिंग स्टिमुलस दे रहा है. ओके, सो जब भी स्लो राइजिंग स्टिमुलस देते हैं सब थ्रेशोल्ड वाला, तब क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? नाउ देयर आर ऑप्शंस: एडेप्टेशन, अकोमोडेशन, रिफ्रैक्टरीनेस एंड इलेक्ट्रोटोनस. रिफ्रैक्टरीनेस हमने पढ़ा, नो रिस्पॉन्स. इसमें रिस्पॉन्स आएगा बट थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ेगा, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है. रिफ्रैक्टरी स्टार्ट होता है जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, ठीक है. सो वो हम पढ़ चुके हैं, उसका कोई इससे रिलेशन नहीं है. हमने कभी भी सब थ्रेशोल्ड की बात नहीं की रिफ्रैक्टरी में, राइट. अब इलेक्ट्रोटोनिक, इसमें सब थ्रेशोल्ड की हमने बात की थी, बट इट वाज नॉट स्लो राइजिंग. आपने दिया, खत्म हो गया, वो होके लोकल पोटेंशियल क्रिएट हो गए और डीके हो गया, ठीक है. दैट वाज इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल, या उसी को हम इलेक्ट्रोटोनस बोलते हैं. उसमें स्लो राइजिंग की बात हमने नहीं की थी कि धीरे धीरे वो राइज कर रहा है, ऐसी बात हमने वहाँ पे नहीं की थी, और थ्रेशोल्ड बढ़ने की बात ही नहीं की थी. अब उसके बाद भी अगर आप एडिक्वेट स्टिमुलस लोगे तो वो एक्शन पोटेंशियल जरूर फायर करेगा. ओके, अब बचे 2 ऑप्शंस, एडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन. थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. अकोमोडेशन क्या चीज़ है? अकोमोडेशन यही है इसका आंसर, दैट इज अकोमोडेशन. जब आप सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कंटिन्यूअसली देते जाते हो तब क्या होता है? देयर इज अ फेनोमेना विच इज गोइंग टू अकर विच इज नोन एज परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन. ओके, एक वोल्टेज आप कंटिन्यूअसली दे रहे हो, कंटिन्यूअसली सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रहे हो, थ्रेशोल्ड नहीं रीच किया बट ये डीपोलराइजिंग है, राइट. सो क्या होगा कि कुछ देर तक डीपोलराइजेशन कंटिन्यूअस चलेगी. अब मैंने बोला था कि सोडियम चैनल्स आर टाइम गेटेड ऑल्सो, राइट. सो ये टाइम गेटेड चैनल्स इनएक्टिवेशन में चले जाएंगे. अब ये इनएक्टिवेशन में चले गए, अब ये ओपन नहीं हो रहे, ठीक है. सो उनको ओपन करवाने के लिए आपको और डिपोलराइजेशन देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इसका फंडा, इसकी थ्योरी ये बोलती है, हाइपोथेसिस ये बोलती है कि आपको एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम से कम 300 चैनल ओपन करने के पड़ेंगे एट अ टाइम, बट कुछ चैनल तो आपके चले गए इनएक्टिवेशन में,
राइट। सो 300 चैनल खोलने के लिए आपको और स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस देना पड़ेगा। इसी के पीछे यही राज है कि आपको ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा ताकि जो इनएक्टिवेटेड चैनल्स हैं वो क्लोज में चले जाके ओपन हो जाए, या उससे आजू बाजू जो भी 300 चैनल्स हैं वो एट ए टाइम ओपन हो जाए, ताकि हमारा एक्शन पोटेंशियल मिले। ठीक है। सो जब हम स्लो राइजिंग स्टिमुलस दे रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू गो इन द persistent depolarization which will lead to inactivation of sodium channel. सो ये याद रखना, सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाते हैं और उसके वजह से हमें रिस्पांस नहीं मिलता है। इवन इफ वी रीच एट थ्रेशोल्ड पॉइंट पे भी जितने ओपन होने चाहिए थे उसमें से कुछ, लेट्स से 70% चैनल्स ओपन हो गए, बट वो रिमेनिंग 30% तो इनएक्टिव हो गए, राइट। तो हमें 100% चैनल्स ओपन चाहिए जो कि वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, राइट। उसके लिए हमें ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा जो कि आजू बाजू के सोडियम चैनल है वो ओपन हो सके, राइट। सो दिस इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। बस याद रखना, वैल्यू कोई मैटर नहीं करती, बट इसके पीछे का राज यही है कि इनएक्टिवेट हो जाते हैं आपके सोडियम चैनल और थ्रेशोल्ड पर पहुंचने पे भी आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशन। अकोमोडेशन में रिस्पॉन्स नहीं स्टार्ट हुआ था, एक्शन पोटेंशियल हैवंट बीन स्टार्टेड देयर। अडेप्टेशन इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। अडेप्टेशन में पहले एक्शन पोटेंशियल आपको नजर आएगा, पोटेंशियल चेंज होगा, वो पीक तक पहुंचेगा, बट अगर आपने कंटिन्यूअसली इसको सब थ्रेशोल्ड से काम नहीं बनेगा इसको जब आप स्टिमुलस देते हो, या तो आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हो या उसके ऊपर सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हो कंटिन्यूअसली। नाउ सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कंटिन्यूअसली दे रहे हो, उसमें भी डीपोलराइजेशन हो रही है, राइट। और वो डीपोलराइजेशन भी आफ्टर सम टाइम ये इनएक्टिवेट करवा देगी सोडियम चैनल को, बट इट विल टेक सम टाइम। पहले ये रिस्पॉन्स शो करेगा, उसके बाद वो इनएक्टिवेशन में चला जाएगा, ठीक है। अकोमोडेशन में उल्टा है, रिस्पॉन्स से पहले पहले ही वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। बट अडेप्टेशन में रिस्पॉन्स के बाद, एक बार रिस्पॉन्स शो करने के बाद वो इनएक्टिवेशन में चले जाएंगे, ठीक है। सो अगर कहीं पे रिस्पॉन्स आ रहा है और स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड या सब थ्रेशोल्ड है, तो याद रखना उसका आंसर होगा अडेप्टेशन। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और थ्रेशोल्ड वैल्यू ही इसकी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली वो बात कर रहा है अकोमोडेशन की, क्योंकि अडेप्टेशन में कभी भी थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ता, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।